Hi everyone. In this video we'll continue further with magnetism. So this is lecture 2. Okay. In the previous lecture we had covered Biot-Savart's law. Biot-Savart's law के वजह से मतलब Biot-Savart's law को यूज करके हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी. हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल. दिस इज व्हाट वी हैड फाउंड आउट इन द प्रीवियस वीडियो. ओके. नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग बायो-सावर्ट्स लॉ को ही यूज करके और वेरियस केसेस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. ओके. सो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड on the axis of the coil. On the axis of the circular coil. Circular coil is nothing but ring. Okay. So मान लो कि इस तरह से ये रिंग है. एक आपका ऐसा सर्कुलर वायर है एंड इस वायर से ना जो है वो करंट पास हो रहा है. सो करंट ये ऐसे, this is how the current is passing. Okay. Now when I say the axis is basically this line. So let's say the radius of the coil is r, current जो पास हो रहा है that is I, and we need to find out at a distance x the magnetic field. हमें magnetic field find out कर दी है. सी हमने ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट किए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना ना रिलेटिवली सिंपल इसलिए क्योंकि डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं होता. कल मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में कि मैग्नेटिज्म में सबसे बड़ा पेन जो होता है वो डायरेक्शंस का ही होता है. तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. ओके. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करता है. अभी आप कैसे फाइंड आउट करोगे? करंट ये ऐसे जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है? ये जो रिंग है ना वो इस तरह से रिंग है, मतलब इट इज दिस वे ना. मैं ना इसका छोटा सा सेक्शन लेता हूं. ओके. ना इस छोटे से सेक्शन की वजह से, सो ये छोटे से सेक्शन में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल. सो दिस इज डीएल. ये आपका डीएल वेक्टर का ये डायरेक्शन हुआ. ओके. आपको ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो यहां से मैं पॉइंट पी को ऐसे जोड़ देता हूं. So this becomes your vector r. Okay, this is capital R. So in this case सबसे पहले r can be written as square root of r square plus x square. Okay. अब ना सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट कर दें कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है. सी बायो-सावर्ट्स लॉ ये कहता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. सो बेसिकली पॉइंट पी पे जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू डीएल, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू आर. इन दोनों को परपेंडिकुलर होगी. अब ये जो वेक्टर डीएल है ये आप ना इमेजिन कर पा रहे हो, ये पेज के बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है. सो दिस वेक्टर डीएल इट इज टूवर्ड्स यू. तो मैं ये वेक्टर डीएल को ऐसे बनाता हूं. ओके. ओके. नाउ ये जो वेक्टर आर है इट इज इन दिस प्लेन. ओके. मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू आर, मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू डीएल. अब आपका डीएल जो है ना वो ऐसा है, आपकी तरफ है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू डीएल. तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इन दिस प्लेन. इस प्लेन के अंदर हो सकती है ना, क्योंकि इस प्लेन में कोई भी अगर जो आप वेक्टर बनाओ, मान लो इस प्लेन के अंदर आप कहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर, राइट? ओके. अपना राइट हैंड रूल अब यूज करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सो पहले तो ये फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, तो ये इस डायरेक्शन में. एंड आपका जो पाम होगा वो पाम शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ आर. तो आपका पाम ऐसे होगा, ये ऐसे. एक मिनट, ये ना ओके. यहां पे ना राइट हैंड रूल लगाना, मतलब आप सी फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. तो डीएल ये ऊपर की तरफ है एंड
ये आर वेक्टर ये ऐसा है, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ना ये पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये डायरेक्शन में। आपको अगर जो डाउट है ना तो मैं आपको और एक तरह से बताता हूं कि आप कैसे करोगे। सी दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन, okay, and this becomes your z direction. So आपका जो वेक्टर dl है, dl this is along z direction, so it is along k direction. अच्छा, ये जो आपका वेक्टर r है, ये वेक्टर r आपका, अगर जो आप ये क्वाड्रेंट्स देखोगे, वेक्टर r ऐसा है ना, नीचे की तरफ है, तो दिस इज बेसिकली प्लस i माइनस j, करेक्ट। आपका i डायरेक्शन प्लस है एंड j डायरेक्शन माइनस है, राइट। सो दिस इज प्लस i माइनस j डायरेक्शन, सो आई कैन राइट वेक्टर r एज i माइनस j, करेक्ट। सो अब dl क्रॉस r करते हो आप, k क्रॉस I minus j, so what will you get? You will get this as k cross I minus k cross j. So k cross I is I j k, k cross I is j minus k cross j is minus I. So this is I plus j. I plus j मतलब वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, तो यहाँ पे भी यही तो हम लोग कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा dB, ओके। सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके। नाउ सिमिलरली इफ यू कंसिडर दिस पार्ट, ओके, तो यहाँ पे जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, मतलब तो आपका dl वेक्टर जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। सो इस पॉइंट पे dl वेक्टर जो होगा ये आपका होगा माइनस के डायरेक्शन में, एंड यहां से आप यहां पे ज्वाइन करते हो तो आपका वेक्टर ऐसा आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो ये जो r वेक्टर है ये आपका होगा i प्लस j डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है आपको। ये आपका यहां से r वेक्टर जो है ये ऊपर की तरफ होगा। तो इस केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ड्यू टू दिस अपोजिट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दिस विल बी इक्वल टू dl क्रॉस r, so this is minus k into I plus j, so this is minus k cross I minus k cross j, k cross j is minus I, so minus minus ये I minus j हो जाएगा, I माइनस जे मतलब ये नीचे का डायरेक्शन। सो इस एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। नाउ यू कैन सी दैट इन दोनों के जो आपके वर्टिकल कंपोनेंट्स है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये डायरेक्शन में होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये डायरेक्शन में होगा। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सो जो बचेगा वो बस आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना, बस आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो बचेगा, ओके। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, इफ दिस इज dB, हमें एंगल्स चाहिए, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, ओके, दिस वुड बी थीटा, सो इफ दिस इज थीटा दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ओके, क्योंकि ये 90 डिग्रीज है। अच्छा, ये आर वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे ना, क्योंकि magnetic field is dl cross r, so which means this magnetic field has to be perpendicular to r। तो ये r and ये magnetic field, ये एंगल भी 90 डिग्रीज होगा, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो दिस विल बी इक्वल टू थीटा, ओके। नाउ dB का ये कंपोनेंट जो होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू dB cos थीटा, एंड ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू dB sin थीटा। अब हमें ये पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे,
सो बस जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ही ऐड होते जाएंगे. So in this case I can say the total magnetic field or the magnetic field due to the circular coil, magnetic field due to the circular coil is horizontal. ठीक है, फाइन. ओके, ना आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड is simply equal to integral of this term. So integral of dB sin theta. आपको हर छोटे एलिमेंट के वजह से जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको आपको ऐड करते जाना होगा. सो आपको जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द फील्ड्स. सो दैट इज इंटीग्रल ऑफ dB sin theta. सब यहाँ पे. सो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, नाउ dB की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता है. dB इज इक्वल टू, ओके, ना हमें ये पता है ना, एक मिनट, लेट मी जस्ट राइट दिस. पहले dB, एक्सप्रेशन फॉर dB, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I into dl into sin theta. Sin theta is the angle between vector dl and vector r. dl वेक्टर जो है दैट इज अलोंग z डायरेक्शन एंड r जो है वो xy प्लेन में है. तो dl एंड r के बीच में जो ये एंगल होगा दिस वुड बी 90 डिग्रीज ना, क्योंकि z एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर xy प्लेन. सो दिस एंगल वुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज. तो वेक्टर dl एंड वेक्टर r के बीच का जो ये एंगल है दैट इज 90 डिग्रीज. सो लेट मी राइट दिस एज इनटू sin 90 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सो हमारे केस में r इज दिस डिस्टेंस, सो इट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर. सो दिस बिकम्स इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I इंटू dl. अच्छा, r हमें पता है ना, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो r स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो देयरफॉर dB इज इक्वल टू अपॉन 4 पाई I dl r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब हमें पता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी इट इज इंटीग्रल ऑफ dB sin थीटा. सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू sin थीटा. ये ट्राइंगल के अंदर अगर जो आप sin थीटा देखोगे तो sin थीटा इज अपोजिट साइड, r अपॉन स्मॉल r हाइपोटेन्यूज. तो r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा चाहिए ना हमें. सो दिस इज इक्वल टू r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो देयरफॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड B, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I r डिवाइडेड बाय 4 पाई. This would be equal to r square plus x square raised to 3 by 2 integral of dl. Now integral of dl मतलब इन सारे छोटे छोटे टर्म्स को आपको ऐड करते जाना. इन सारे छोटे छोटे टर्म्स को ऐड करते जाओगे तो आपको टोटल dl मिल जाएगा. सो क्या मिलेगा, इन सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करते जाओगे तो यू विल गेट द सर्कमफरेंस ऑफ दिस कॉइल दैट इज 2 pi r. So this would now become equal to mu naught I r upon 4 pi r square plus x square raised to 3 by 2 into 2 pi r. So now यहाँ पे if you simplify this, ये pi और pi कट हो जाएगा, 2 1s are 2 2s are ये कट हो जाएगा.
So therefore magnetic field B is mu naught I r square divided by 2 r square plus x square raised to 3 by 2. And ये magnetic field का direction क्या है? You can see that the magnetic field has a direction along the axis. So I can say the direction of the magnetic field is along the axis of the coil. ठीक है, ओके. नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो डायरेक्शन है, हमें ये तो पता चल गया कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस. नाउ द थिंग इज कि ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कैसे आप निकालोगे? तो हर बार इतना सब करना पड़ेगा क्या? सो थैंकफुली ऐसा आपको इतना सब कुछ नहीं करना है हर बार. मान लो कि आपका इस तरह से एक कॉइल है, ओके. अगर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो आपकी ऐसे जा रही है, सॉरी, ये करंट जो है, ये करंट आपका ऐसा है, तो आपको बस ना एक्सिस पे अगर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ना आपके फिंगर्स को अलोंग द करंट कर्ल करना पड़ेगा. राइट हैंड के फिंगर्स को ये ऐसे कर्ल करो. यू कैन सी दैट कॉइल में करंट ये ऐसे फ्लो हो रहा है, तो फिंगर्स को आप ऐसे कर्ल करोगे तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ रहा है. सो द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स इन दिस केस. ठीक है. सिमिलरली, सॉरी, अगर जो आपका करंट उल्टा है, मान लो करंट आपका ऐसा है, तो करंट अगर जो आपको ऐसा है, तो आप क्या करोगे? ये मैग्नेट, आप फिंगर्स को वापस ऐसे डायरेक्शन में कर्ल करोगे. तो कर्ल करते हो तो आपका जो थंब है वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आ रहा है. तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप किसी भी पॉइंट पे अगर जो देखोगे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड वुड बी टूवर्ड्स द सेंटर. ठीक है. सो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स द सेंटर, एंड ये केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वुड बी अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो फिंगर्स को ना सही से कर्ल करो. सही से कर्ल करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड यू विल ऑलवेज यूज योर राइट हैंड. ओके. सो इफ द करंट डायरेक्शन इज दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स द लेफ्ट. इफ आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स राइट. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब और कुछ कुछ केसेस देखते हैं हम लोग. अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने सर्कुलर कॉइल के लिए किया था, मतलब जब हम लोग प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि इफ यू हैव मेनी टर्न्स, जैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे टर्न्स हैं, तो हर एक टर्न जो है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता जाएगा सेम डायरेक्शन में, एंड वो सारी मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड होती जाएंगी. तो उस केस में इफ यू हैव मोर टर्न्स, मतलब एक सिंगल कॉइल ना हो कि काफी सारे ऐसे टर्न्स है, तो आपकी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना, आप उसको बस n से मल्टीप्लाई कर दोगे, वेयर n इज योर नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है. ओके. नाउ इसी को यूज करके हम लोग हेल्महोल्ट्ज कॉइल करके एक कंसेप्ट है, या हेल्महोल्ट्ज कॉइल करके एक सेटअप होता है, वो सेटअप बनाता है. सो लेट मी शो इट टू यू कि ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स का सेटअप कैसे होता है. सो बेसिकली यू हैव टू कॉइल्स. फर्स्ट कॉइल से आप करंट पास कराते हो, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. सेकेंड कॉइल से भी आप करंट ऐसे पास कराते हो, करंट फ्लो होता है. अब इन दो कॉइल्स के बीच में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, इफ यू लुक एट योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म. आपको दिखाई दे रहा है ये फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म है. ओके. मतलब they have got the same direction and they are equally spaced. Magnetic field lines के बीच का जो distance है that is almost same. तो I can say that ये जो बीच वाला रीजन है ना, इस बीच वाले रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है. सो हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स यही होता है कि इट इज अ सेटअप ऑफ टू आइडेंटिकल सर्कुलर कोएक्सियल कॉइल्स
separated by a distance equal to their radius. ये जो दोनों के बीच का distance है r, that is equal to their radius. Okay. अच्छा, when they carry current in the same direction, then in the region between the two coils near their common axis, magnetic induction is magnetic field, is found to be uniform. Such a system of two coils is called as Helmholtz coil. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, that distance should be equal to r. Okay. Now exactly at the center magnetic field कितनी होगी? सी, इस कॉइल के वजह से पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी. अब मान लो कि ये आपका करंट जो है, ये आपका करंट कैसे पास हो रहा है. लेट्स से ये आपका करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ओके, तो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आप राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे तो आपका थंब बाहर की तरफ आ रहा है. तो विच मीन्स ड्यू टू दिस कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे ये बाहर की तरफ है, इस राइट हैंड साइड की तरफ है. सिमिलरली दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, तो करंट अगर जो ऐसा है तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यही डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड की तरफ ही है. तो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एड अप हो जाएंगी. ओके, एंड इस रीजन में योर रिजल्टेंट फील्ड वुड बी यूनिफॉर्म. एक यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो फॉर्म होगी. ठीक है. ओके, सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ओ, आप क्या करोगे? इट इज वेरी सिंपल. ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, ये वाला जो फॉर्मूला, आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे? सो ये पॉइंट जो है वो, ये टोटल डिस्टेंस इज r, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहां से कितने डिस्टेंस पे? यहां से वो r/2 के डिस्टेंस पे ना. ये जो आपका डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r/2. तो आप x के जगह पे बस r/2 पुट करोगे. ओके, एंड आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे. सो ड्यू टू वन कॉइल यू कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड. बिकॉज ये दोनों कॉइल्स आइडेंटिकल है, तो आप व्हाट कुड हैपन इज आप जस्ट इनटू 2 कर दो, तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी. ओके, सो लेट्स डू इट नाउ. Helmholtz coils. So this is your first coil, this is your second coil. ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज r. आपको एग्जैक्टली सेंटर पे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड को. ओके, हमें पता है कि किसी भी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस x मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है. सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर divided by 2r square plus x square raised to 3/2. Now इस कॉइल के लिए ये जो पॉइंट है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2. करेक्ट. तो मैं x की जो वैल्यू है, I'll put it as r/2. If I put that value over here, आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, that will be equal to mu naught I r square divided by 2r square plus x square, that is r square by 4 raised to 3/2. Okay, this is magnetic field due to one coil. Okay, now total magnetic field अगर जो आपको find out करनी है, therefore total magnetic field at point O due to two coils is equal to simply 2 times this magnetic field. So that is mu naught I r square upon 2 r square plus r square by 4 raised to 3/2. So this becomes mu naught I r square. This is 5 r square by 4 raised to 3/2. Okay. Now in this case what you are going to get is, ये 2 और 2 कट हो जाएगा. So you are going to get 8 mu naught I r square divided by 5
फाइव क्यूब इज 125 या 5√5 आप इसको लिख सकते हो into r cube. So this becomes equal to 8 mu naught I divided by 5√5 r. This is your total magnetic field at the center between the two coils. और you can just say, क्योंकि हमें पता है ना कि इस रीजन में, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इन सारे पॉइंट्स पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग सेम ही होगी. Okay, so you can see the graph over here. See, due to single coil, magnetic field जो है का ग्राफ ऐसा होता है कि आप जैसे जैसे कॉइल के पास में जाते हो मैग्नेटिक फील्ड becomes keeps on increasing, फिर यहाँ पे सेंटर पे पीक वैल्यू आती है एंड देन अगेन इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. सिमिलरली ये सेकेंड कॉइल है, तो आप जैसे जैसे इस कॉइल के पास में जाओगे देखो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है एंड फिर वापस आप कॉइल से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है. ये जो बीच वाला जो रीजन है, सो आप अगर जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करोगे तो ये दोनों सम ऐड हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों केसेस में करंट आपका सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम होगा. तो आप इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड कर दोगे सो दैट यू विल गेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. Now if you look at this region, the region between the two coils, magnetic field is almost uniform, no? ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. तो इस रीजन में along between the two coils your magnetic field will have the same value. ठीक है? And that value would be this much. So this is the magnetic field on the axis between the two coils. बट ये मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में यूनिफॉर्म, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस रीजन में यूनिफॉर्म तभी होगी व्हेन बोथ द कॉइल्स आर आइडेंटिकल. ओके, यू हैव आइडेंटिकल कॉइल्स. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ. सो ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसकी लेंथ भी फिक्स्ड है L. ये करंट I पास हो रहा है. ओके, हाँ, आपको यहाँ पे एट अ डिस्टेंस R आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे उसके लिए ना आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा. सो द कंस्ट्रक्शन दैट यू विल मेक ओवर हियर इज दिस. आप इस पॉइंट से वायर के एंड पॉइंट्स को बस ज्वाइन कर दोगे. सो वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस. Let's say this angle is θ1, this angle is θ2. Okay, तो ये θ1 एंड θ2 क्या है? ये जो वायर के एंड पॉइंट्स है ये इसके साथ ये एंगल बना रहे θ1 एंड θ2. ओके, सो इन दिस केस द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, इंटीग्रेशन टेक्निक ऑब्वियसली यूज करनी होगी, बट जो इंटीग्रल बनेगा वो भी उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. तो दैट इज वाई हम लोग बस डायरेक्टली रिजल्ट इसका यूज करेंगे. सो मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर इज गिवन बाय म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू कॉस θ1 प्लस कॉस θ2. ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट दैट यू विल रिमेंबर. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर. ये जरूरी नहीं पॉइंट P एग्जैक्टली इसके सेंटर पे हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, ये जरूरी नहीं. ये पॉइंट P कहीं पे भी हो सकता है. बस आपको हमेशा ये देखना है कि पॉइंट P इन दो एंड पॉइंट्स के साथ कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, एंड वो आपको फिर you have to remember this formula. It is mu naught I upon 4 pi R into cos θ1 plus cos θ2. अब अगर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना सिंपल है. करंट के डायरेक्शन में आप ये राइट हैंड के थंब को एलोंगेट करो. सो बेसिकली दिस थंब ऑफ द राइट हैंड विल रिप्रेजेंट द करंट एंड आप फिंगर्स को कर्ल करो. आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो यू विल फाइंड दैट कि यहाँ पे पॉइंट P में आपकी फिंगर्स ये पेज के अंदर जा रही है. पेज के अंदर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी इनसाइड द पेज. ओके, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस विल बी इनसाइड द पेज. फाइन.
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है. ओके, नाउ व्हाट वुड हैपन इफ यू हैव अ पॉइंट विच इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस, मतलब किसी एक एंड पॉइंट के सामने ही अगर जो ये पॉइंट रख दोगे तो क्या होगा. सो मान लो ये आपकी वायर है एंड आपने ये पॉइंट को यहाँ पे रखा हुआ है और आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो अगेन यू विल डू द सेम थिंग. लेट्स से दिस इज आर. सो यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज 90 डिग्रीज. यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज लेट्स से थीटा. सो इन दिस केस आपका थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा, आपका थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. So B would be equal to mu naught I upon 4 pi R into cos theta 1 is theta plus cos 90. Cos 90 वैसे ही 0 होता है, so this is mu naught I cos theta upon 4 pi R. ठीक है. Let's say if you have infinitely long wire, तो क्या होगा. अब ये अगर जो infinitely long wire है तो यहां पे क्या होगा, ये मान लो ये करंट I, द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट इज I. तो आपको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट फाइंड आउट करनी है. तो आपको सबसे पहले इसको तो एंड पॉइंट से जोड़ना होगा. अब जैसे जैसे ये लंबा होता जाएगा, सो आप खुद ही देखो, मान लो कि ये वायर यहीं पे खत्म हो जाती तो आपका एंगल ये होता. अब वायर आप एलोंगेट कर रहे हो तो ये अब आपका एंगल होगा. ये एंगल छोटा है ना इसके कंपैरिजन में. अब अगर जो ये वायर इन्फिनिटी तक एलोंगेट होती जाएगी तो ये आपका एंगल जो ये और छोटा होता जाएगा. सो इफ दिस पॉइंट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, इफ दिस पॉइंट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन दैट केस ये जो आपका थीटा 1 है एंड ये जो आपका थीटा 2 है, बोथ विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 0 डिग्री. सॉरी, एंगल्स छोटे छोटे होते जाएंगे ना, सो बोथ विल बी इक्वल टू 0 डिग्रीज. तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I upon 4 pi R into cos 0 plus cos 0. So cos 0 is 1, cos 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 यहाँ पे कट हो जाएगा. So this is mu naught I upon 4 pi R. This is magnetic field due to infinitely long wire. Long wire. Okay. So I hope you have understood this. ये रिजल्ट जो है, दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना. ओके, एंड मैं आप लोगों को कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भेजूंगा. प्लीज गो थ्रू दो सॉल्व्ड एग्जांपल्स. ठीक है, फाइन. चलो देन, बाय एवरीवन.